हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम प्रॉपर बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। हालांकि जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था इस चैप्टर का शुरू में, तब भी मैंने गैल्वेनिक सेल की बात करी थी। कल हमारा दूसरा लेक्चर था, तब भी थोड़ी बहुत गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात हुई थी। परंतु आज पूर्ण रूप से या प्योरली रूप से फिर से बात होगी गैल्वेनिक सेल पर। बार बार गैल्वेनिक सेल का जिक्र क्यों आ रहा है सर? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पूरा चैप्टर सेल पर ही बेस्ड है ना। तो यदि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो हमें सेल के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। कि हमारे पास में आपको काफी सारी चीजें पता है पहले से, पर फिर भी एक बार मैं बताना चाहूंगा। और बताते बताते हम और भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक लिमिटेड चीज तक ही आपको बताया अभी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना इससे। तो ये गैल्वेनिक सेल है। इस गैल्वेनिक सेल के एक भाग को अर्ध सेल या बुक में एक शब्द दिया गया है रेडॉक्स युग्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोनों को एक साथ यदि बोलेंगे हम तो रेडॉक्स युग्म या फिर अर्ध सेल बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को यदि और बड़े नाम से भी आपको जानना है तो इस पूरे बीकर को अर्थात वैद्युत अपघट्य पदार्थ और ये जो जिंक की छड़ है, जिसे मैं जिंक की छड़ ना बोल के इलेक्ट्रोड बोलूंगा। क्या सही वर्ड है? इलेक्ट्रोड। इन दोनों को एक साथ यदि हम देखें तो ये अर्ध ऑक्सीकरण सेल कहलाता है, सेल कहलाता है। और ये वाला जो भाग है, मैडम ने दोनों कलर एक जैसे करके रखे, और ये वाला भाग जो है वो अर्ध ऑक्सीकरण भाग कहलाता है, सॉरी अर्ध अपचयन भाग कहलाता है ना। ये आपको सारी बातें पता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब नया क्या है? तो नया है रासायनिक अभिक्रियाएं। ट्रस्ट मी, ये भी नहीं है, आपने 11th में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो सिचुएशन नंबर 1, ये हमारी गैल्वेनिक सेल वह युक्ति है जो रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा मुक्त गिब्स ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये सेम की सेम लाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, तो इसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा, ये इस साल के फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। क्या होगा ऑब्जेक्टिव? तो ऐसा होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया की खालिस्तान, मतलब ऐसे नहीं होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया की डैश विद्युत कार्य में रूपांतरित होती है। तो आप ऐसा लिखोगे, गिब्स ऊर्जा वैद्युत कार्यों में रूपांतरित होती है, या गिब्स ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिक्रिया की, कि क्या होती है अभिक्रिया। ध्यान से देखना हर एक चीज। सेल अभिक्रिया बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया कैसी होती है? तो हम लिखते हैं सबसे पहले इस ओर अर्थात बाईं ओर, सबसे पहले इस ओर अर्थात बाईं ओर ये जिंक था, ये जिंक की छड़ है, और ये जिंक का विलयन है जिसे हम बोलते हैं ZnSO4। इस ZnSO4 पर ऋणावेश है। इस ऋणावेश को क्या होना है भैया? उदासीन होना है या धनावेशित बनना है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि इस धातु की छड़ को बोलेगा कि भाई साहब आप इलेक्ट्रॉन मुक्त कीजिए और आबंधों को कमजोर करिए, और हमें Zn प्लस के रूप में काफी सारे आयन दीजिए, Zn2 प्लस के रूप में हमें आयन दीजिए। तो वही करता है। यहां पर धातु की छड़ होती है जिसका नाम होता है Zn, उसे आप स्थिति भी बताओगी कि उसकी स्थिति कैसी होती है बेटा? सॉलिड होती है, ठीक है। ये जो सॉलिड जिंक की छड़ है भाई साहब, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में। आपने पढ़ा होगा डी और एफ ब्लॉक, मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को, तो आपको पता है Zn की बाहरी कक्षा में अर्थात 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 2 वाले इलेक्ट्रॉन वो त्याग देता है, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, जिस कारण से Zn पर आ जाएगा 2 प्लस आवेश। जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? पॉजिटिव आवेश आता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं बेटा इसे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
ठीक है, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बुक में प्रॉपरली एक हिस्से की बात की गई है, तो अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहां पर क्या होगा बच्चा, यहां पर वो काफी सारे इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे हो जाएंगे, ढेर सारे। अब इस विलयन में जो कॉपर है वो धन आयनित है, उसे क्या होना है भैया, उसे ऋण आयनित होना है। तो वो क्या करेगा, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन उसे मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे आकर्षित होगा, और यहां पर काफी सारे कॉपर के जो कण है वो चिपक जाएंगे। तो कॉपर जो था वो था प्लस आवेशित, वो ऊपर से प्राप्त 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा और बन जाएगा कॉपर सॉलिड। कॉपर क्या बन जाएगा, कॉपर जो है वो धातु बन जाएगा। यहां पर हमने कुछ चीजें नहीं लिखी हैं तो उन्हें लिख देते हैं प्रॉपर ईमानदारी के साथ में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहां पर आप लिखोगे ए क्यू का मतलब होता है एक्वा, मींस विलियन। यहां पर ये Zn जो है वो इस पर मिल चुका है। सिमिलरली यहां पर भी हमें थोड़ी सी बातें लिखनी है, और वो बातें जो हैं वो ये थी। पहले क्या था, कॉपर जो था वो एक्वा था, विलियन था, उन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, वो बन गया ठोस। तो इस अभिक्रिया को आप बोलेंगे अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अर्थात अपचयन अभिक्रिया, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया कैसी हो रही है बेटा, दोनों अभिक्रिया जो है अलग अलग हो रही है, दोनों पात्रों में अलग अलग हो रही है, परंतु जब हम इन्हें साथ में ला देंगे तो ये अभिक्रिया एक साथ होने लगेगी। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस ओर आएंगे, तो इसे बोला जाता है एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया। एक साथ क्या बोलते हैं हम इसे, रेडॉक्स अभिक्रिया। सारी बातें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। अब रेडॉक्स अभिक्रिया लिखने के नियम है, रेडॉक्स अभिक्रिया लिखने के नियम है। पहले किसे लिखा जाता है, पहले बायां भाग लिखा जाता है, पहले किसे लिखा जाता है, बायां भाग हम लिखते हैं। तो बायां भाग में सबसे पहले कौन था भैया, बाएं वाले भाग में ये था जो शुरू में आपको दिख रहा है ना अभिकारक, इन्हें लिखते हैं। तो ये था Zn, ये था सॉलिड। यहां पर इधर साइड क्या है, यहां पर था कॉपर, ये था एक्वा। आगे क्या हुआ, यहां पर भैया Zn बन गया जो है वो बन गया एक्वा, और यहां पर जो है वो जो आपका कॉपर है वो बन गया सॉलिड। ये जो है आप ध्यान से देखोगे, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये दोनों आपके उत्पाद हैं, ये दोनों क्या हैं, उत्पाद हैं। ये दोनों क्या है, अभिकारक। ध्यान से यदि देखोगे ये क्या है बच्चा, ये अभिकारक है, ये दोनों ही अभिकारक है। जो लाइन के इधर साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक। तो हमने इधर साइड अभिकारक को लिख दिया, और इधर साइड ये क्या बन रहा है, ये दोनों क्या है, ये उत्पाद है, हमने इनको इधर साइड लिख दिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, डैनियल सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसे आप इस प्रकार से निरूपित करते हो। दिस इज द सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, आगे तुम्हें एक और बात बताऊंगा, सेल निरूपण करना भी सीखना है, ये आता है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अनामिका। मैडम ने शायद आपको इनवाइट किया है, आपको कल आना है। मैंने इनविटेशन भी डाल दिया था ऑनलाइन बैच में, सभी जगह पे डाला हुआ है, पर फिर भी बोल देते हैं एक बार। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकले, किसी ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण पे विद्युत धारा उत्पन्न हुई, यहां पर विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न हो गई। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं डैनियल सेल। इसे ही हमने क्या बोला, डैनियल सेल। ठीक है, अब आपको यदि इसे समझना है, गैल्वेनिक सेल को समझना है, तो एक और ट्रिक है जिसे आप बोलेंगे लोन। क्या बोलेंगे बेटा, लोन। चलो लिख देते हैं, लोन का मतलब क्या होता है। लेफ्ट साइड जो है उधर साइड होती है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड जो होती है वो होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहां होती है उसे हम बोलते हैं एनोड, और एनोड पर जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव।
ठीक है, यह भी एक ट्रिक है आपकी गैल्वेनिक सेल को याद रखने का तरीका। यदि आप धोखे से भूल जाओ, क्योंकि ये होगा वैद्युत अपघटनी सेल में और गैल्वेनिक सेल में, जब आपसे एनोड और कैथोड पर आवेश पूछा जाएगा तो आप फैल जाओगे। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जिस ट्रिक का नाम है लोन, और ये गैल्वेनिक सेल पर पूरी तरह से फिट होती है। गैल्वेनिक सेल पर कैसे फिट होती है? तो गैल्वेनिक सेल पे आप बोलेंगे लोन होता है। कैसा लोन होता है? तो उस लोन का नाम है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होती है। जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहते हैं, और गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उस पर नकारात्मक आवेश होता है ना। ऐसे करके आप इसे याद रख लेना। अब प्रवाह की दिशा की यदि बात करें, फिर से लिख लो, ये सारी बातें आपको लिखनी है गैल्वेनिक सेल में। प्रवाह की दिशा, हम आज आपकी जो वैद्युत रसायन की बुक है उसका दूसरा पेज पढ़ रहे हैं। प्रवाह की दिशा, सबसे पहले एनोड, चलो अलग पेन से लिखता हूं, ये अलग, एनोड से कैथोड। क्या हो रहा है बेटा? एनोड से कैथोड, देख के बताओ। ये एनोड है, इधर साइड कैथोड है, तो इस पर क्या हो रहा है? तो सर इस पर हम कहेंगे कि इस ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सर इस ओर। कौन सा सेल है ये? गैल्वेनिक सेल है। मैं बार बार बोलूंगा, लगातार बोलूंगा, आपको याद रहना चाहिए। ये सिचुएशन नंबर फर्स्ट। सिचुएशन नंबर सेकंड में ये होगा कि सर कैथोड से एनोड, इस ओर क्या हो रहा है? इस ओर क्या हो रहा है? कैथोड से एनोड। इस ओर आप बोलेंगे विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, ये सारी बातें आपको प्रश्न में आएंगी, बार बार ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब देखने को मिलेगा। दूसरी चीज हो गई, दो चीजें आपने सीख ली। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है, द थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर ये Zn जो है वो इस विलियन के अंदर आ रहा है ना, और यहां पर कॉपर जो है वो इस छड़ पर चिपक रहा है। द क्वेश्चन इज वाई, क्यों? तो यहां पर आपको यह बताया गया है कि इन दोनों के मध्य जो है वो विभव का अंतर है। जब भी किसी धातु की छड़ को उसके इलेक्ट्रोलाइट विलयन पे या फिर उसके लवणीय विलयन में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो हैं, उनमें से मुख्य तत्व जो हैं, यदि उनके लवणों में उन्हें रखा जाता है, नमक यानी मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, यदि हिंदी वर्ड में आपको दिक्कत हो रही है तो सॉल्ट सॉल्यूशन में यदि रखा जाता है तो कॉपर को छोड़ के जितने भी हैं, ये डी और ए ब्लॉक में मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, समझाया है कि कॉपर को छोड़कर जितने सब इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। कॉपर इकलौता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव जो है वो धनात्मक होता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति रखता है। इसे हम आगे भी समझेंगे, तो द थिंग इज, एक नया शब्द आपको मिल रहा है, उसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर धातु की छड़ तथा उसके वैद्युत अपघट्य के बीच विभव का अंतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लिख लो कहीं, इलेक्ट्रोड, अब धातु की छड़ नहीं बोलेंगे हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य, उसे सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे हम, उस धातु का सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसके लिए प्रॉपर वर्ड है जिसे बोला जाता है वैद्युत अपघट्य
के मध्य, माध्य लिख दिया हमने, मध्य, हमें हमारी मिस्टेक्स थोड़ी सी पता होती तो हम तुरंत करेक्ट कर, मध्य विभव का अंतर, मध्य विभव का अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसे। अब ध्यान से यदि देखोगे, ध्यान से यदि आप देखोगे तो यहां पर कौन सा हो रहा है बच्चा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर रहा है, कौन कर रहा है, कॉपर कर रहा है, और वो धातु के रूप में वापस हो रहा है। तो यहां पर जब कोई धातु मतलब इलेक्ट्रोड पर धातु की परत जमा होने लगे, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगे, तो ग्रहण करने को हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो जो कैथोड साइड हो रहा है, जो कैथोड के साथ तरफ हो रहा है, उसे हम बोलते हैं अपचयन विभव, हम उसे क्या बोलते हैं, अपचयन विभव। और जो एनोड के साइड होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण विभव, है ना, बुक में नहीं लिखा है परंतु बता दें कि उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण विभव। अब कायदे की बात, इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली बात, अपचयन विभव, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उस पर कौन सा आवेश आ रहा है, धनावेश आ रहा है। अब तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते तो कौन सा आवेश आ रहा है, यहां पर धनावेश आ रहा है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और धातु बन रहा है, तो वो अपने आप को धनात्मक मान रहा है। जो चीज प्राप्त करता है कोई, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, जब कोई क्या बोलते हैं उसे, माध्यम किसी चीज को प्राप्त करता है तो हम उसे धनात्मक मानते हैं, और कोई त्यागता है तो उसे क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपचयन विभव जो है उसे पॉजिटिव कह सकते हैं, और जो ऑक्सीकरण विभव है उसे नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, परंतु यदि हमें किसी निष्कर्ष में पहुंचना है, यदि हम आगे जब विभव का मापन करेंगे तो हमें बताना होगा, हमें एक निष्कर्ष निकालना होगा। तो आईयूपीएससी जो पद्धति है, उन्होंने ये कहा कि हम दोनों के साथ किसी एक रिजल्ट पर नहीं जा सकते, हमें किसी एक को चुनना होगा। यदि अब दो लोगों को एक साथ लेके रिजल्ट का परिणाम नहीं ज्ञात कर सकते ना, हमें यदि तुलना करनी है तो हमें एक को बड़ा दिखाना होगा, एक को छोटा दिखाना होगा, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, हम किसी से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ही नहीं। तो आईयूपीएससी ने यह कहा कि अपन ना अपचयन विभव को पकड़ते हैं, हम क्या पकड़ते हैं, अपचयन विभव को पकड़ते हैं, और सारा अध्ययन जो है वो अपचयन विभव के आधार पर ही, अपचयन विभव के आधार पर ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अपचयन विभव के आधार पर ही हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन, अर्थात यही जो है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्या होगा, यही जो है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, इसी के आधार पर सारी कैलकुलेशन की जाएगी, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। परंतु अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अपचयन विभव को हम मेन कैलकुलेशन पे लेंगे, परंतु जब हम अपचयन विभव ज्ञात करेंगे तो हमें एक स्थिति निर्मित करनी होगी। वो स्थिति क्या होगी कि यहां पर हम एक जब पात्र लेंगे, अब अर्ध सेल बनाना पड़ेगा ना हमें, आगे हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन भी करने वाले हैं। तो यहां पर जो हम पात्र लेंगे उसमें जो वैद्युत अपघट्य, अर्थात जो धातु का लवण हम यूज करेंगे, जो वैद्युत अपघट्य यूज करेंगे, इसमें जो विलयन होगा उसमें वैद्युत अपघट्य की जो मोलरता है वो 1 एम होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पर मतलब यहां पर जो वैद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता जो है वो 1 मोलर होनी चाहिए, 1 लीटर में 1 मोल। दूसरा, यहां पर जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए,
मानक स्थिति वाला। साथ में जो वायुमंडलीय दाब है, जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम किसी का इलेक्ट्रोड विभव अर्थात अपचयन विभव ज्ञात करेंगे तब हम उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव मानेंगे। अपचयन विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव है, परंतु हमें सांद्रता की एक इकाई सुनिश्चित करनी होगी। आपकी बुक में लिखा है ना कि जब हम सांद्रता की एक इकाई मान लें तो अपचयन विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो वो इकाई ये है, ये एक मानक इकाई हमने बनाई है खुद से, हमने प्रयोगों द्वारा, मैंने नहीं, मतलब साइंटिस्टों ने प्रयोगों द्वारा इसे ऐसा बनाया है। और ये सांद्रता की एक इकाई है, एक सांद्रता इकाई, क्या बोलोगे इसे, एक सांद्रता इकाई हमने तय कर ली है। अब सब कुछ ठीक हो गया, हमने एक पैमाना बना लिया, हमने अपचयन विभव ले लिया। इस स्थिति में जब हम किसी भी सेल के एक भाग का, तुम्हें मालूम है ना 2 भाग होते हैं, ये देखो 2 भाग होते हैं, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। इनमें से किसी एक भाग में हमें अपचयन करवाना, अर्थात किसी धातु द्वारा उसके विलयन से हमें इलेक्ट्रॉन क्या करवाना है, ग्रहण करवाना। तो हम जब ग्रहण करवाएंगे तो उसे बोलेंगे हम अपचयन विभव। और ग्रहण करवाने के लिए जो हम पात्र यूज करेंगे दोनों तरफ, उसमें सांद्रता, वायुमंडलीय दाब और ताप की स्थिति कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हम इसे ही बोलते हैं क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक बात। अब जब भी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हमें करवाना होगा, जब भी हम इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करवाएंगे तो ध्यान रहे परिपथ जो है वो बंद होना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा सेल रखे रखे अपने आप डाउन नहीं होते। कब डाउन होते हैं, जब हम उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि फोन से रखा रखा डिस्चार्ज होता है, वो उस समय भी उसके कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वायरलेस, कंपास, जीपीएस, डेटा, नेविगेशन, ये सारी चीजें ऑन होती हैं बैकग्राउंड में, इस वजह से वो डाउन होता है। ऐसा मत बोलो सर बैटरी थोड़ी ना होती है, सब होता है। देखोगे समझोगे तो सब होता है। तो अपचयन विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है और सांद्रता की इकाई 1 है, तब सांद्रता की इकाई हमें क्या मानना पड़ेगा, 1, ठीक है। ये हो गया सब कुछ। ये किसने बोला है, आईयूपीएससी ने बोला। तो ध्यान रहे जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, आगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे तो ऑक्सीकरण विभव के आधार पर नहीं किया जाएगा। ऑक्सीकरण विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहा जाता। किसे कहा जाता है, अपचयन विभव को। आगे गणितीय कैलकुलेशन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, तुम्हें डेरिवेशन सॉल्व करने होंगे, तो अपचयन विभव को ही हम आधार मानेंगे। ओके, याद रखना ये बात। और अपचयन विभव में हमेशा, जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, ऑब्वियस सी बात है। Zn जो है, आपने देखा होगा ना, Zn जो है वो सॉलिड होता है और वो क्या करता है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ऐसे करके। और कॉपर क्या करता है, कॉपर इन्हीं 2 को इलेक्ट्रॉनों को लेता है और सॉलिड बन जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तब अपचयन विभव होता है और वो धनात्मक होता है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीकरण विभव है। ऑक्सीकरण विभव कैसा है भैया, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है। यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा। हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने, ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो यदि हमें ऑक्सीकरण विभव करना होगा बेटा, तो यहां पर जो अपचयन विभव होगा ना, उसके सामने हमें हमेशा ऋण का चिन्ह लगाना होगा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तुम समझो, ग्रहण करना चाहिए तो प्लस में आएगा, ये त्याग के क्या कर रहा है, माइनस पे ला रहा है। हमें उल्टा करना पड़ेगा, हमें इसको रिवर्स यदि करवाना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने हैं तो इस पर हमें शुरू में माइनस आवेश लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण विभव को अपचयन में बदलने के लिए जब भी आप सूत्र करोगे तो आपको एक ऋण का निशान लगाना पड़ेगा। खैर अभी तुम नॉर्मली मोटा मोटा समझ लो, आगे जब मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा तो एक बार और समझा दूंगा। ओके, डोंट टेक so many headache on your head, नहीं तो वो दब जाएगा। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, ठीक बात। अब एक चीज आपने पढ़ ली, इलेक्ट्रोड विभव। ये किस किस के बीच का डिफरेंस होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य विभव का अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसके बाद में एक नई चीज और आती है, इसके बाद में, अच्छा ये आपने जो निकाला था
इसे लिख दूं क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। चलो इसे मिटा देते हैं, ये आपके किसी काम का नहीं है। तब हम एक नई हेडिंग डालेंगे जिसपे हम लिखेंगे विद्युत वाहक बल EMF, नया शब्द, एक नई चीज। EMF विद्युत वाहक बल क्या होता है, या विद्युत वाहक बल को एक नया नाम आपकी बुक में, मतलब पुराना ही नाम है, सेल विभव, और क्या कह सकते हैं हम इसे, सेल विभव भी कह सकते हैं ना। दोनों नाम लिखे हुए हैं, विद्युत वाहक बल, इसे सेल विभव भी कहा जाता है। सेल विभव को और क्या कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। इसकी हमें गणना करनी है, तो इसके लिए सूत्र है, यदि आपको ई सेल ज्ञात करना है, देखो ई सेल नॉट, विद्युत वाहक बल जो है वो ई सेल है, ठीक है। ई सेल नॉट तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। आपको ई सेल ज्ञात करना है तो आपको ई दायां, ई दायां माइनस ई बायां। सर ये क्या नया है, सर ये क्या नया पिक्चर हो गया, तो अभी समझाते हैं। सेल विभव यदि आपको ज्ञात करना है तो ये सूत्र है, और ये सूत्र किस पर अप्लाई होता है, सेल पर अप्लाई होता है। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे, इधर साइड ध्यान से देखोगे, तो ये हमारा कौन सा हाथ है, बायां हाथ। कौन सा हाथ है बच्चा, बायां हाथ। ये कौन सा हाथ है सर, ये वाला हमारा दायां हाथ है ना, दायां हाथ है। तो दाएं साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है कैथोड। इसे क्या बोला जाता है, कैथोड। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलते हैं एनोड। तो यदि हम दाएं में से बाएं को घटा दें, अर्थात हम कैथोड में से एनोड को घटा दें, अर्थात एनोड या कैथोड तथा एनोड का अंतर ही क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। यही वाली बात आपकी बुक में लिखी हुई है, ई दायां तथा ई बायां को घटा दें तो हमें सेल विभव ज्ञात करना होगा। परंतु क्वेश्चन अभी भी तुम्हारे दिमाग में एक आ रहा होगा कि सर अभी भी बताओ सेल विभव क्या होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोड का मापन करेंगे तो मतलब सॉरी, ये ई दायां कैथोड और एनोड जो है वो क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड है, इन पर आवेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, उस कारण से कुछ विभव उत्पन्न होगा, उनका अपन अंतर निकालेंगे। जैसे कि आप जब आगे देखोगे तो यहां पर कैथोड पर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण पे 0.34 जो है वो आवेश उत्पन्न होता है। सिमिलरली यहां पर एनोड पर जो है वो -0.76 ऋणावेश उत्पन्न होता है। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो यहां पर आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1.01 वोल्ट, और यही जो है गैल्वेनिक सेल के लिए सेल विभव का मान है। ठीक है, ये आपको अभी इसी पर पढ़ना है। अब एक और चीज जो रह गई है, वो रह गई है कि सेल निरूपण कैसे किया जाता है। लास्ट ईयर प्रश्न आया था तो 2 नंबर का कि गैल्वेनिक सेल के लिए सेल निरूपण को समझाइए, गैल्वेनिक सेल के लिए सेल निरूपण को समझाइए। तो सेल निरूपण में समझा देता हूं कैसे समझते हैं। सेल निरूपण, देखो सारी चीजें तुम्हें समझा दी है ना। ये वाला जो सूत्र है ये ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र है। परिभाषा आपको बता दी कि सेलों में कैथोड तथा एनोड के मध्य का अंतर सेल विभव कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं यदि हम सेलों में से दाएं भाग में से बाएं भाग को घटा दें, अर्थात दाएं साइड कौन होता है, दाएं साइड कौन होता है, दाएं साइड अपचयन, अर्ध अपचयन सेल में से अर्ध ऑक्सीकरण सेल को घटा दें, उसका अंतर निकाल दें, तो आपको ई सेल ज्ञात हो जाएगा। एक और आपको देखने को मिलेगा ई नॉट सेल, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। ठीक है, तो हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो
सैड है, कौन सैड है भैया? नमस्कार बेटा, नमस्कार अरुण, नमस्कार। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अपन आते हैं सेल निरूपण में। तो सेल निरूपण के लिए एक सूत्र है, और ये गैल्वेनिक सेल के लिए आएगा तुम लोगों को, है ना, परीक्षा में गैल्वेनिक सेल के लिए आएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, अब जरा ऑफलाइन भी वाले से, आज मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासरूम में एक फोटो डाली थी। वो सभी बच्चे जो हमारे प्रीमियम बैच वाले बच्चे हैं, उन सभी को उन टेस्ट को अपने घर पे लगाना है, बिना चीटिंग करे चेक करके देखना है, क्योंकि वो सारे प्रश्न जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। कैसे प्रश्न है बेटा? इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो टेस्ट लगा के देखिएगा। हमारे यहाँ कुछ बच्चे जो हैं वो, उन्हें IUPAC नामकरण कठिन लगा, परंतु सब कुछ NCERT से था, मैंने अपने मन से नहीं दिया है। तो आपको ये पढ़ना है। क्या हो गया भैया? टेलीग्राम में क्या दिक्कत हो गई? किसने मैसेज किया? किसने भी किया होगा, कोई बात नहीं, काफी सारे बच्चे करते रहते हैं मैसेज, है ना। मैडम ने ही मैसेज किया हुआ है, टाइम टेबल डाला है शायद। हाँ, ये टाइम टेबल है, परंतु अभी हमें उससे कोई लेने देना नहीं है। चलिए, सेल निरूपण के लिए एक सूत्र याद रखोगे, दैट इज A B C। क्या है A B C? तो A फॉर एनोड, ऐसा, ठीक है। A फॉर एनोड, B फॉर क्या होता है? B फॉर आप लिखोगे ब्रिज, ठीक है। फिर ब्रिज, एनोड में जो अभिक्रिया होती है उसे लिखना है, फिर ब्रिज बनाओगे, फिर इधर साइड पे क्या लिखोगे? फिर लिखोगे कैथोड, ठीक है। ब्रिज के लिए, एनोड और कैथोड के लिए सिंगल लाइनों का प्रयोग होता है, एनोड और कैथोड के लिए सिंगल लाइनों का प्रयोग होता है, ब्रिज के लिए डबल लाइन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हमें ये लिखना है कि एनोड पर क्या होता है, और ध्यान रहे हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव नहीं लिखना। क्या लिखना है? अपचयन विभव हमें लिखना है। कीप ऑन माइंड, ऑलवेज हमें क्या लिखना होता है? अपचयन विभव। तो बायां भाग जहां ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण में? यदि तुम्हें लिखना होगा यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर Zn जो है वो कॉपर, Zn धातु जो है वो Zn विलियन बन रही है। यहां पर क्या है? Cu विलियन जो है वो Cu धातु बन रही है। तो हमें हमेशा ये वाला लिखना है, हमें हमेशा क्या लिखना है? ये वाली स्थिति लिखनी है, ऐसा Cu2+ बटे Cu, ऐसा सॉलिड, यही वाला लिखना होता है हमेशा। हमेशा हम क्या लिखेंगे? हमेशा हम अपचयन विभव ही लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब हम सेल विभव लिखते हैं, ना। जब हम बी बायां और दायां लिखेंगे, जब हम, अभी आगे आप क्या करोगे, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। यहां पर ये जो है ना, ये दोनों जगह पे आपको आगे एक विभव ज्ञात करना होगा। तो इन दोनों जगह पे जब आप लिखोगे ना, तो आपको अपचयन विभव लिखना होगा। क्या लिखना होगा बेटा? अपचयन विभव। अभी हम सेल निरूपण की बात कर रहे हैं, तो सेल निरूपण पे क्या हो गया? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये अटक गया है क्या भैया? चलो, ये लोडिंग हो रही है, ये चल रहा है ना। हाँ, ये यहां पर चल रहा है, इसे हटाओ। क्या अभी ये लोड हो सकता है? हाँ, अभी ये लोड हो सकता है। तो अपन सेल निरूपण की बात कर लेते हैं। ABC का रूल याद रखोगे, एनोड कैथोड, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होती है स्थिति। सबसे पहले किसे लिखोगे? एनोड। तो एनोड पर क्या हुआ था बेटा? एनोड पर यदि हम गैल्वेनिक सेल की बात करें और जिंक हमारा एनोड है, तो यहां लिखोगे Zn सॉलिड। ये Zn जो है वो बन गया था क्या? एक्वा, ठीक बात। अच्छा, यहां पर आपको ना ऐसी तिरछी लाइन नहीं खींचनी, मैंने तिरछी खींच दिया गलती से, मेरे को ध्यान नहीं रहा, हम विभव वाला करने लगे। तो यहां पर ऐसे होगा, यहां पर आप लिखोगे Zn AQ, फिर आपका यहां पर आएगा डबल लाइन, फिर आप यहां पर लिखोगे क्या? कॉपर AQ सिंगल लाइन, इसे ब्रैकेट क्लोज कर देना, और यहां पर लिखना कॉपर सॉलिड। इसे ही बोला जाता है सेल निरूपण। ये लास्ट ईयर 1 नंबर का आया था। तो ABC का रूल याद रखोगे, एनोड सिंगल लाइन, फिर ब्रिज, फिर कैथोड। तो एनोड हमेशा कहां आता है? शुरू में आता है।
जब हम आगे मानक इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव ज्ञात करेंगे या फिर नर्नस समीकरण ज्ञात करेंगे, उस समय यहां पर इन दोनों जगह पे हमें एक नई चीज लिखनी पड़ेगी। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल, तो हमें अपचयन विभव को आधार मानकर ही सारे कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, यहां आके ये जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। यहां आके इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, सेल अभिक्रियाएं जो लिखी हुई थी वो प्रॉपरली यहां पर लिखी हुई है, उतनी सारी आपको नहीं लिखनी। ढेर सारा ढेर भर का पढ़ाने से मेरे हिसाब से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। सेल निरूपण बेसिकली जो हमारी सबसे पहले यहां पर क्या हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था। क्या हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यदि आप भूल गए होंगे तो Zn जो था वो कैसा था बेटा, सॉलिड था। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, Zn2+ आयन, और एक्वा बना था, ये हुआ था, और 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर कर दिए थे। तो हमने इतनी चीज को यहां पर लिखा है एनोड की साइड पे, और दूसरी साइड पे ये हुआ था जहां अपचयन हुआ था वहां पर कॉपर था, AQ था, इसने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे थे और ये क्या बन गया था, कॉपर सॉलिड। तो इस ओर हमने इस वाले भाग को सीधा सीधा लिखा है। बस इसे ही सेल निरूपण कहते हैं, सिंपल एंड स्वीट शब्दों में। तो यदि 1 नंबर का आए कैथोड, सबसे पहले आपसे बोलेगा गैल्वेनिक सेल के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो कैसे लिखोगे वो बता देता हूं भैया, नहीं तो तुम लोग फैल जाओ वहां जाके। सबसे पहले लिखोगे ये गैल्वेनिक सेल पर होने वाली समस्त अभिक्रियाओं को एक साथ लिखना। फिर उसके बाद में आपको बोलेगा सेल निरूपण करो, तो सेल निरूपण के लिए ये ABCD वाला रूल याद रखना, एनोड, ब्रिज, कैथोड, ऐसे लिख देना। बोलेगा सेल विभव क्या है, तो सेल विभव के लिए लिख लेना कि हम यदि कैथोड और एनोड का अंतर निकालें तो हमें सेल विभव प्राप्त हो जाता है। अर्थात ई सेल बराबर होता है ई दायां माइनस ई बायां, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये आप याद रखोगे, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, परंतु जब तक ना बोले तब तक तो आप ये ऐसे ही लिखोगे। कैसा, ये ई बाया टू ई दाया। कल यानी कि मंडे को, कल यानी कि मंडे को जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या होगा बच्चा, वो मंडे को जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा इलेक्ट्रोड विभव का मापन। क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आज हमने पूरा गैल्वेनिक सेल पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, सेल विभव पढ़ा, सेल निरूपण पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, यहां पर कैसी कार्य प्रणाली होती है, सारी बातें हमने पढ़ ली, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां गैल्वेनिक सेल खत्म होता है। कल हम ये बात करेंगे, कल हम ये सीखेंगे कि यहां से यदि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहां से यदि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो यहां पर ये कुछ मैंने मान लिखे थे अभी, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये वाले मान, ये वाले मान जो हैं जिन्हें हमने विभवांतर बोला था, ये कैसे आए, ये किस प्रयोग द्वारा हमें निकल के मिले, इस बात की गणना करेंगे। और इस बात को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, जो कि हमारा टॉपिक होगा मंडे को। मंडे को अपन यही पढ़ने वाले हैं, तो प्रॉपरली इसी समय आ जाइएगा। ये हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक है, पूरी तरह से इसी पर बात होती है, इसके अलावा और दूसरी जगह से बात नहीं होती। तुम लोग दिख रहा है ना एनसीईआरटी की बुक, हाँ दिख रहा है, तो इसी से अपन पढ़ते हैं। मैंने शॉर्ट भी डाला था कि एनसीईआरटी से ही तुम्हारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो रेगुलर आओ, थोड़ा थोड़ा कठिन लगेगा, 2-2 3-3 बार यदि आप देखोगे तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत सभी का सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। ध्यान रखिएगा अपना, फिर से मुलाकात होगी बहुत ही जल्द नए टॉपिक के साथ में। राधे राधे। मैं इंट्रो भूल जाता हूं, सॉरी, ये आउट्रो था।